नमस्कार। आज हम दुनिया भर के कुछ सबसे मशहूर यूएफओ घटनाओं की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसमें हम एक YouTube वीडियो से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हम खास तौर पर रॉसवेल, फिर यूके का रैंडलशिम फॉरेस्ट और बेल्जियम यूएफओ वेव को देखेंगे। सही। मकसद यही है कि इन स्रोतों को समझें, गवाहों के बयान देखें, सरकारी जवाबों को परखें। और ये पता लगाने की कोशिश करें कि भाई इन अजीब घटनाओं में आखिर कितना सच हो सकता है। बिल्कुल। तो शुरुआत शायद सबसे चर्चित नाम से करनी चाहिए, रॉसवेल। हाँ, रॉसवेल 1947 न्यू मैक्सिको। एक किसान थे, मैक ब्रेजल। हाँ, उन्हें अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा मिला था। कहते हैं टिन फॉयल जैसा कुछ था, कुछ टूटी लकड़ियां थीं। और बाद में ये बातें भी आईं कि वो फॉयल न जलता था न उस पर खरोच आती थी। और मोड़ने पे वापस सीधा हो जाता था। सुनने में ये अजीब है। बिल्कुल। और फिर सरकार की प्रतिक्रिया देखिए, वो तो और भी चौंकाने वाली थी। पहले तो कहा फ्लाइंग डिस्क मिली है, बड़ी खबर बन गई। हाँ, लेकिन फिर 24 घंटे भी नहीं बीते और बयान बदल गया। कहा गया नहीं नहीं, वो तो मौसम का गुब्बारा था। और फिर सालों बाद एक और कहानी आई, प्रोजेक्ट मोगुल। जी, कि वो एक खुफिया जासूसी गुब्बारा था सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना। वही कि क्या रॉसवेल के इतने बड़े एयरफील्ड के अनुभवी लोग, मतलब तोप के अफसर, एक गुब्बारे और डिस्क में फर्क नहीं समझ पाए? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। बिल्कुल। और फिर गवाहों के बयान भी बदलते रहे। हाँ, मेजर जेसी मार्सेल, जिन्होंने मलबा इकट्ठा किया था, वो पहले तो सरकारी लाइन पर ही रहे सालों तक। लेकिन फिर बाद में, काफी सालों बाद, उन्होंने कहा कि वो चीज यकीनन इस दुनिया की नहीं थी। और ये भी कि उन्हें चुप रहने को कहा गया था। फिर दूसरे गवाह भी थे जिन्होंने एक दूसरी क्रैश साइट और एलियन शव देखने तक का दावा किया। जैसे लेफ्टिनेंट हॉट, रॉबर्ट शेरी, हैंगर 84 की बात करते थे वो लोग। सरकार ने फिर इन शवों की बात को कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि वो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में इस्तेमाल किए गए डमी थे। ये सफाई भी कई लोगों को और ज्यादा शक पैदा करने वाली लगी। हाँ, और मामला तब और उलझ गया जब एक मुर्दा घर के कर्मी ने बाद में माना कि उसने एलियन शव देखने की कहानी बनाई थी। ओह, तो इससे बाकी गवाहों की बातों पर भी सवाल उठ गए। बिल्कुल। फिर वो मैजेस्टिक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आता है। हाँ, वो लीक हुए दस्तावेज जिनमें एलियन क्राफ्ट और शव मिलने की बात थी। लेकिन एफबीआई ने उन्हें फौरन ही नकली बता दिया। तो रॉसवेल का मामला दिलचस्प है, विरोधाभास है, लीपापोती के आरोप है। बट ठोस सबूत जिसे कहते हैं ना, अकाट्य प्रमाण, वो आज भी नहीं है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये घटना केनेथ अर्नोल्ड की मशहूर यूएफओ रिपोर्ट के कुछ ही हफ्ते बाद हुई थी। हाँ, जिसने एक तरह से मॉडर्न यूएफओ युग की शुरुआत की थी। चलिए रॉसवेल से आगे बढ़ते हैं। रैंडलशिम फॉरेस्ट, यूके। हाँ, 1980 का मामला, आरएएफ वुडब्रिज बेस के पास। स्थैतिक बिजली महसूस की, उस पर चमकते निशान देखे। हाँ, और सालों बाद एक किताब में उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें बाइनरी कोड में टेलीपैथिक संदेश मिला। हालांकि इस संदेश वाली बात पे थोड़ा संदेह है। लेकिन अगली रात मामला और बढ़ गया है ना। हाँ, तब डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल्ट खुद एक टीम लेकर गए। उनके पास टेप रिकॉर्डर था और गैगर काउंटर भी, रेडिएशन नापने के लिए। टेप रिकॉर्डिंग में उनकी घबराहट साफ सुनाई देती है। उन्होंने क्या पाया वहां? जमीन में 3 निशान मिले, जैसे लैंडिंग गियर के हों। पेड़ों पर खरोचे थीं। और रेडिएशन। हाँ, ये सबसे अहम था, उस जगह पर सामान्य से काफी ज्यादा रेडिएशन दर्ज किया गया। रिकॉर्डिंग में वो एक चमकती चीज का जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल, कहते हैं आंख की तरह झपक रही थी और बहुत तेजी से अजीब हरकतें कर रही थी। और उसी वक्त जंगल के जानवरों की आवाजें एकदम बंद हो गई। अजीब सी डरावनी शांति छा गई थी। बाद में इसे लाइट हाउस या शुक्र ग्रह बताकर समझाने की कोशिश हुई। पर वही बात, क्या इतने अनुभवी सैन्य अधिकारी इन चीजों को नहीं पहचानते? यहाँ सबूत थोड़े ज्यादा ठोस लगते हैं। रडार पर पुष्टि की भी बातें हैं। हाँ, जमीन और पेड़ों पर निशान, मिट्टी और छाल के नमूने जो एक जनरल ले गए और फिर गायब हो गए। और ब्रिटिश दस्तावेजों में रेडिएशन रीडिंग दर्ज है। कुछ गवाहों ने बाद में स्वास्थ्य समस्याओं की भी शिकायत की। ये रेडिएशन वाली बात वाकई चौंकाती है। ये कहाँ से आ सकता था? शायद किसी हाई एल्टीट्यूड क्राफ्ट से या फिर परमाणु सामग्री के पास होने की वजह से। लेकिन तब भी अधिकारियों का इतना हैरान होना अजीब है। और ये भी दावे हैं कि गवाहों से सख्ती से पूछताछ हुई, उन्हें चुप रहने को कहा गया। हाँ, कर्नल हॉल्ट ने बाद में ये बातें भी थी। ठीक है, अब आते हैं बेल्जियम यूएफओ वेव पर। ये 1989-90 की बात है। हाँ, यहाँ सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधिकारियों समेत बड़े काले त्रिकोणीय यूएफओ देखे। इसकी शुरुआत
यूएपिन शहर के पास 2 पुलिस अधिकारियों ने की थी। और कई रडार स्टेशनों ने भी असामान्य चीजें दर्ज की। इस घटना की एक बहुत मशहूर तस्वीर है, पेटिट रेशां वाली। हाँ, लेकिन वो बाद में एक मजाक साबित हुई। 21 साल बाद एक आदमी ने माना कि उसने स्टाइरोफोम और लाइट से बनाई थी। लेकिन क्या एक नकली तस्वीर सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी खातों को, पुलिस रिपोर्ट्स को, रडार डेटा को गलत साबित कर सकती है? यही बड़ा सवाल है। और उस जमाने में रात को अच्छी तस्वीर लेना आसान भी नहीं था। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण घटना शायद 30 मार्च 1990 की है। हाँ, उस रात ग्राउंड रडार ने एक ठोस चीज पकड़ी। उसे रोकने के लिए 2 F-16 फाइटर जेट भेजे गए, पायलटों ने रडार पर तो लॉक किया, पर अपनी आंखों से उसे देख नहीं पाए। जबकि जमीन पर लोग उसे देख रहे थे। और यहाँ सबसे अलग बात यह हुई कि बेल्जियम वायुसेना ने जांच के बाद आधिकारिक तौर पर क्या कहा। उन्होंने माना कि उन्हें नहीं पता ये क्या था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये एक ठोस अज्ञात मूल का यान था जो अविश्वसनीय गति से उड़ सकता था। रुके होने से मैक 7 तक, ये तो मौजूदा तकनीक से परे लगता है। हाँ, रॉसवेल की तरह यहाँ लीपापोती नहीं हुई, बल्कि सरकार ने माना कि उनकी समझ से बाहर है ये चीज। तो यहाँ संदेह करने वालों के पास वो एक नकली तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ कई विश्वसनीय गवाह, रडार डेटा और आधिकारिक अनिश्चितता है। सही। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने भी पुष्टि की थी कि उसके साथी इसे सच मानते थे। तो अगर हम तीनों मामलों को साथ रखें, रॉसवेल, रेंडलशिम और बेल्जियम, हाँ, एक पैटर्न दिखता है। रॉसवेल में विरोधाभास ज्यादा हैं, सबूत कमजोर। रेंडलशिम में भौतिक निशान है, रेडिएशन है, और बेल्जियम में बड़े पैमाने पे साइटिंग्स, रडार पुष्टि, और सरकार खुद मान रही है कि उन्हें नहीं पता। लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है, वो क्या है? वो है निर्णायक, सबके सामने रखे जा सकने वाले भौतिक सबूतों की कमी। हाँ, अक्सर सबूत अगर मिलते भी हैं तो सरकारी हाथों में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसी पुरानी जांच हो या आजकल की सुनवाई, वो ज्यादातर गवाहों के बयानों पर ही टिकी होती हैं। गवाही अहम सबूत है, पर क्या ये एलियंस का पक्का सबूत है? नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये कोई बहुत एडवांस गुप्त तकनीक भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कोई भी मामला एलियंस के होने को साबित तो नहीं करता। हाँ, साबित नहीं करता। लेकिन रेंडलशम और बेल्जियम जैसे मामले, जहां अनुभवी गवाह हैं, तकनीकी डेटा है और आधिकारिक तौर पर उलझन है, वो सवाल को खुला रखते हैं कि आखिर आसमान में क्या हो रहा है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर ये चीजें जैसे बिल्कुल शांत उड़ना, अविश्वसनीय रफ्तार, रेडिएशन छोड़ना, अगर ये अलौकिक नहीं थीं, तो कौन सी ऐसी जमीनी तकनीक हो सकती है जो दशकों पहले इतनी आगे थी? और क्यों कई सरकारें अपने ही संभावित गुप्त प्रोजेक्ट्स को पहचानने में इतनी उलझी हुई या अनिच्छुक दिखती हैं? ये सोचने वाली बात है।